नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी जो कुंडली हमने चर्चा के लिए ली है उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1986 1:58 और इनका जन्म स्थान है जोधपुर। तो इस कुंडली के बारे में हम लोग बात करते हैं और विश्लेषण निकालते हैं। इस कुंडली में आप देखिए, सबसे पहले ग्रह स्पष्ट पे चलेंगे। लगन वृषभ लगन की कुंडली है, 5 अंश का लगन है। कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्य का लगन है, लगन में सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य इनका कर्क राशि में है, यानी चंद्रमा की राशि में है, 2 अंश का है। सूर्य की डिग्री थोड़ी कम है, लेकिन चूंकि लग्न की भी डिग्री जब कम रहे, लग्न की डिग्री के आसपास का जो ग्रह होता है वह बेहतर परिणाम देता है। तो सूर्य लग्न की डिग्री के समीप है, इसलिए ठीक है। और यह जो है गुरु के नक्षत्र में है। सूर्य गुरु के नक्षत्र में बहुत ही बेहतर होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, नीच राशि में है, 25 डिग्री का है, लग्न की डिग्री से काफी दूर भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है जो कि बुध का नक्षत्र होता है। मंगल इस कुंडली में वक्री अवस्था में धनु राशि में 21 डिग्री पर है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है जो कि शुक्र का नक्षत्र है। बुध इस कुंडली में वक्री भी है, अस्त भी है, कर्क राशि में है, पुष्य नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र होता है। गुरु वक्री अवस्था में कुंभ राशि में 29 डिग्री का है। गुरु की डिग्री कुछ ज़्यादा ही हो गई है। गुरु की डिग्री ज़्यादा होने का मतलब है थोड़ा सा डिग्रीकली उसका बल कम हो गया है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और यह गुरु का नक्षत्र होता है, यानी गुरु स्वयं के नक्षत्र में है। शुक्र सिंह राशि में है, 14 डिग्री का है, डिग्री ठीक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का नक्षत्र है, यानी गुरु और शुक्र अपने ही नक्षत्र में है। शनि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है और इसका स्वामी कौन होता है? शनि होता है। शनि भी स्वयं के ही नक्षत्र में है। राहु मेष राशि में है, 1 डिग्री का है। राहु केतु के ऊपर डिग्री का कोई अंतर नहीं आता है। अश्विनी नक्षत्र में है जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु तुला राशि में है, चित्रा नक्षत्र में है जो कि मंगल का नक्षत्र है। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से बगल से समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह मित्र राशि में है। चंद्रमा नीच राशि में है, मंगल मित्र राशि में है, बुध यहाँ पर शत्रु राशि में है, गुरु जो है सम राशि में है, शुक्र जो है शत्रु राशि में, ये सब शत्रु राशि में, केतु सम राशि में है। तो यहाँ से कौन सा ग्रह किस प्रकार की राशि में है जाना जा सकता है। आ जाइए लग्न कुंडली पर। लग्न कुंडली का एनालिसिस करेंगे और जैसा कि मैंने कहा था कि कुंडली विश्लेषण में सबसे पहले मैं प्रश्नों को पढ़ दूंगा ताकि जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उनको मदद मिले। इनका पहला सवाल है कि इनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तबीयत खराब होने का मन में भय बना रहता है, भ्रम सा लगा रहता है कि कहीं मेरी तबीयत खराब तो नहीं है या खराब तो नहीं हो जाएगी। दूसरा क्या है, धन इनके पास आता है और सुख साधन सुविधाएं भी हैं, धन भी आता है। धन रुकने में इनको तकलीफ है कि धन उस स्तर का नहीं ये सेव कर पा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या योग है, क्या करें, भगवान शंकर का मंदिर बनवा रहे हैं तो उसके बारे में कैसा क्या रहेगा और सावधानी उपाय वगैरह इन्होंने पूछा हुआ है। चलिए विश्लेषण पे चलेंगे। सबसे पहले देखिए लगन कौन सा है। 2 नंबर की गिनती लिखी है। शुक्र इस लगन का स्वामी होता है और जब भी लग्नेश चतुर्थ भाव में जाकर के बैठता है तो यह अपने आप में ही एक प्रकार का वैभव योग हो जाता है। शुक्र लग्नेश होकर के जो कि चतुर्थ भाव में जाकर बैठा है, यह वैभव योग बना रहा है, यानी धन सुख समृद्धि जीवन में हमेशा बनी रहेगी। आर्थिक रूप से कभी इनको विकट परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो सूर्य है, शुक्र जो है, यह शुक्र महाराज बैठे हुए हैं किसके नक्षत्र में? अपने ही नक्षत्र में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। शुक्र इनका कारक ग्रह है। दूसरा कारक ग्रह इनका कौन सा होता है? बुध होता है।
द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का बुध स्वामी है। अब यह बुध क्या है, वक्री भी है और अस्त भी है। धन भाव इसको बोलते हैं। द्वितीय भाव कौन सा भाव है, धन भाव। धन भाव का स्वामी बुध क्या है, अस्त हो गया है, तो बुध में बल की कमी है और द्वितीय भाव ही हमारे धन के बचत का भाव होता है। तो द्वितीय भाव के स्वामी बुध के लिए स्टोन पहन लेने से इनको धन थोड़ा सेविंग अधिक होने लगेगा। वैसे भी देखिए द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि है, जो कि गुरु द्वितीय भाव का कारक होता है। तो गुरु की दृष्टि है, थोड़ा सा बुध को बल दे दे, पन्ना अच्छी क्वालिटी का पहन ले तो अपने आप इनके धन में वृद्धि यानी धन बचत वाली समस्या जो है ये वो भी हल हो सकती है। बुधादित्य योग यहाँ पर बना हुआ है। सूर्य और बुध एक साथ हैं। सूर्य 2 डिग्री का, बुध जो है 3 डिग्री का। जब भी नवम भाव में बुधादित्य योग बनता है या तृतीय भाव में बनता है, यानी बुध और सूर्य का संयुक्त प्रभाव नवम भाव पे पड़े, चाहे इस भाव में रह के पड़े चाहे दृष्टि डाल के पड़े, तो ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति काफ़ी अच्छी होती है। व्यक्ति मंदिर और ऐसे साधनों का निर्माण करता है जो लोगों के परमार्थ में काम आए। तो इन्होंने जो मंदिर का सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा है। मंदिर इनका पूरा भी होगा और जल्दी ही पूरा भी हो जाएगा। मंदिर का काम इनके लिए करना ठीक है। बुधादित्य योग होने से बुद्धि विवेक नियंत्रण में रहेगा। माता पिता के प्रति अनुशासित रहेंगे, परिवार के प्रति भी अनुशासित रहेंगे। बुध को हालांकि थोड़ा बल देने की जरूरत है। छठे भाव में केतु बैठा हुआ है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना ही कोई किसी से बहुत अत्यधिक दोस्ती रहेगी, ना किसी से अत्यधिक बैर रहेगा। सामान्य जीवन चलता रहेगा। विवाह भाव में आते हैं। विवाह भाव में शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये विष दोष बन जाता है। हालांकि डिग्री में काफ़ी अंतर है। शनि 10 डिग्री का है, चंद्रमा 26 डिग्री का है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है। अब चूंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो गया तो नीच का असर उतना अधिक नहीं रहा कि कोई इनको कष्ट दे ले जाए। यही विष दोष क्या करता है, भयानक रूप से मानसिक कष्ट देता है, वैवाहिक जीवन खराब करता है, अन्य सारी चीज़ें मानसिक असंतुष्टि देता है। लेकिन जब ये शुक्ल पक्ष का हो गया तो ये सारे दोष लगभग खत्म हो गए। 2%, 4% बचे। अब ये सारे दोष खत्म करके क्या किया, इनको जो बीमार रहने वाला भ्रम होता है ये इसी से होता है। और जैसे जैसे विवाह के बाद समय बढ़ता गया है इनका, ये भ्रम इनका मजबूत होता गया है। आगे यह चीज़ खत्म भी हो जाएगी। यह मुख्य रूप से इस कारण से हो रहा है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में है और शनि के साथ है। शनि वक्री भी है, तो वक्री शनि के साथ में चंद्रमा बैठा है, नीच का चंद्रमा, इसलिए ऐसा प्रभाव ज़्यादा बन रहा है। यह शनि जो है अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है तो और भी बलवान हुआ है थोड़ा सा। और चंद्रमा जो है वह बुध के नक्षत्र में बैठा है जो कि अस्त है, तो चंद्रमा थोड़ा सा और अधिक पीड़ित हुआ है। तो शनि चंद्रमा के विष दोष की शांति कराने से मानसिक अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, बीमारी का भ्रम दूर होगा। थोड़ा बहुत इनको पेशाब, यूरिन और डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं क्योंकि सप्तम में नीच का चंद्रमा, अष्टम में मंगल और छठे में भी क्रूर ग्रह, तो 3 क्रूर ग्रह लगातार बैठे हुए हैं जो पेट, पाइल्स, पाचन, गैस आदि की समस्या या बीमार रहने का भाव देते रहते हैं। तो इसका निराकरण हो जाएगा जब ये शनि और मंगल के लिए विष दोष की शांति करवा देंगे। मंगल इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मंगल के ऊपर देखिए किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। मंगल जो है द्वादश भाव का स्वामी भी है, 12वें भाव का स्वामी होकर के कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है। तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं मंगल महाराज। थोड़ा सा स्वास्थ्य में इशू कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग भी ये प्रदान कर रहे हैं। दसम भाव का गुरु है, गुरु भी अच्छा है। गुरु यहाँ पे से देखेगा सप्तम भाव को, भूमि, भवन, वाहन का सुख देगा। गुरु यहाँ से धन भाव को देखेगा, धन की वृद्धि करेगा, धन की बचत कराएगा। गुरु यहाँ से छठे भाव को देखेगा, शत्रुओं के प्रति समझौतावादी रवैया रखेगा। ऐसा व्यक्ति शत्रु बनाने में नहीं बल्कि सबसे मित्रता करने में भरोसा करेगा। शनि महाराज इस कुंडली में दसम भाव, नवम भाव के स्वामी हैं, यानी नवम दसम का स्वामी कहाँ बैठा है, पत्नी भाव में बैठा है। तो इनका भाग्योदय पत्नी के भाग्य से हुआ है, यानी विवाह के बाद अवश्य ही इन्होंने जीवन में अच्छा रास्ता अख्तियार किया होगा। राहु 12वें भाव में है। कभी कभी ये कल्पना और ख्वाबों में भी खो जाते हैं। कभी कभी इनकी यात्राएं जो है वो निरर्थक हो जाएंगी। कभी कभी घर से दूर भी जाएंगे क्योंकि राहु 12वां भाव क्या होता है, घर से दूर का स्थान होता है। तो घर से दूर स्थान पे ले जाएगा। इसकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी।
परिवार में कभी कभी इनके प्रति मतभेद करा देगा। सब छठे भाव को देख करके तो हानि नहीं करेगा, शत्रु समाप्त करेगा। शेष उसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव पर देख रहा है, मंगल को देख रहा है, इसीलिए थोड़ा डाइजेशन और पेट की समस्या मैंने यहाँ पे बोली हुई है। ओवरऑल अगर हम इस कुंडली को देखते हैं तो इस कुंडली में कोई दोष नहीं बना है, सिर्फ शनि और चंद्रमा के दोष को देख लिया जाए तो यही इनको मानसिक रूप से परेशानी पैदा कर रहा, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा। तो शनि और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करके हवन होगा। और सोमवार को कभी कभी ये चावल का दान किया करें चंद्रमा के लिए। बुध के लिए इनको पन्ना पहन लेना है। दूसरा पत्थर अगर पहनना चाहे, पन्ना तो इनके लिए कंपलसरी है, दूसरा अगर पहनना चाहे तो शुक्र का पत्थर ओपल पहन लें। शनि का पत्थर ना पहने, नहीं तो चंद्रमा और पीड़ित होगा। चूंकि शनि यहाँ पर ऑलरेडी वक्री है ना, तो वक्री ग्रह बलवान हो जाता है, उसे और अधिक बलि करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो आवश्यकता नहीं है नीलम पहनने की। लेकिन पन्ना और ओपल ये दोनों स्टोन इनको पहन लेना चाहिए। आगे यहाँ पर देखिए इनकी चंद्र कुंडली जो है तुला, यहाँ पर धनु चंद्र कुंडली जहाँ पर चंद्रमा लगन में बैठा है, वृश्चिक राशि है, यहाँ भी वृश्चिक राशि है। किसी प्रकार की 7.5 इनकी नहीं चल रही है। राहु और गुरु का करंट में गोचर मेष राशि पर है, जो कि चंद्रमा से 6ठा भाव है और लगन से 12वां भाव है। ये बीमार रहने का भ्रम इनका अप्रैल से बढ़ा होगा। अप्रैल में जो है गुरु मेष राशि पे आया है, और जब से चांडाल दोष का निर्माण हुआ है जून से, तब से यह दोष और भी बढ़ा हुआ है। अब ये जो है अक्टूबर लास्ट में यह चांडाल दोष खत्म होगा। तो जब अक्टूबर लास्ट में चांडाल दोष खत्म हो जाएगा तो बीमार रहने का भ्रम इनका बहुत हद तक कम हो जाएगा। अक्टूबर लास्ट तक इनको वेट करना है, क्योंकि अभी इनका गोचर खराब चल रहा है। राशि से कहाँ चल रहा है? राशि से 6ठे भाव में, चंद्रमा से 6ठे भाव में, और लगन से कहाँ चल रहा है? 12वें भाव में। तो आप एक काम करिए, अभी आपका गुरु राहु खराब है, तो किसी एक बृहस्पतिवार में 3 किलो पीली दाल का दान कर दीजिए, और किसी शनिवार में 3 किलो काली उड़द या काले तिल का दान कर दीजिए। और जब अक्टूबर बाद राहु और गुरु अलग अलग हो जाएंगे तो ये मानसिक भ्रम वाली स्थिति अपने आप खत्म हो जाएगी, और उसके बाद धन वगैरह भी अधिक बचेगा। 9 मास कुंडली के लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, शनि का लगन है। शनि महाराज कुंडली में बुध के साथ बैठे हुए हैं, पत्नी ठीक ठाक है, वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा, क्योंकि 9 मास कुंडली के लगन में शुभ ग्रह है और चतुर्थ भाव पे किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है। हालांकि लग्न कुंडली से मांगलिक हैं और सप्तम में शनि चंद्रमा का भी दोष है। दोनों के बीच में कहासुनी और मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन आराम से प्रेम पूर्वक रहेगा। अब इनकी अगली कुंडलियों पर चलते हैं। देशकाल कुंडली हम आपके सम्मुख रखते हैं। मेहनत और परिश्रम के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, और भाइयों के सुख के लिए चेक करते हुए चलेंगे किसी वर्ग कुंडली में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एक चीज़ नोट करेंगे, इनकी लग्न कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ थे, यानी एक दोष बना है इनके लग्न कुंडली में। कौन सा दोष? विष दोष। अगर यह विष दोष वर्ग कुंडलियों में बार बार रिपीट होगा तो समझ लेना है कि यह दोष इनको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे सकता है भविष्य में, तो उसको भी हम चेक करते हुए चलेंगे। देशकाल कुंडली में देखिए शनि अलग है, चंद्रमा अलग है, विष दोष नहीं बना है। चतुर्थांश कुंडली में चंद्रमा अलग है, शनि अलग है, दोनों साथ में नहीं है, तो विष दोष नहीं मानेंगे। आमने सामने होने का उतना कोई असर वर्ग कुंडली में नहीं है। देशकाल कुंडली का जो लगन है, यहाँ कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश भी ठीक ठाक स्थिति में है, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, और गुरु शुक्र की राशि में, दोनों ने स्थान परिवर्तन किया है। तृतीय भाव में शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह दोनों है। बुध शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह है। तो इनके जीवन में मेहनत और आराम दोनों लिखा हुआ है। परिश्रम भी करना रहेगा, और परिश्रम के बाद भौतिक सुख आराम भी पूरा मिलेगा। दोनों स्थितियां रहेंगी। शारीरिक क्षमता भी कर सकते हैं, और शारीरिक क्षमता के बाद आराम भी इनको मिलता रहेगा। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य और वाहन आदि के सुख को देखते हैं, तो यहाँ पर भी विष दोष नहीं बना है। वृषभ लगन है, यहाँ पर लगन का स्वामी शुक्र लगन को ही देख रहा है, और भाग्य का जो स्वामी शनि है वह स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है। आप भाग्यशाली हैं। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है, तो लगन ठीक है, लगन पे लग्नेश की दृष्टि है, भाग्य भाव भी ठीक है,
तो कुल मिलाकर के भाग्य में आपके कमी नज़र नहीं आ रही है। पंचमांश कुंडली देख लेते हैं। पंचमांश कुंडली आप देखिए, इसमें हमें सबसे पहले विष दोष देख लेना है कि नहीं है। यहाँ पर शनि यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, यानी इनके जीवन में विष दोष का प्रभाव अस्थायी रूप से लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बुरा नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। लगन में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं और लग्नेश शुक्र है, वह अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। पंचमांश कुंडली से हुनर देखते हैं कि व्यक्ति कितना विवेकशील है, सामाजिक और व्यवहारिक कैसा है। तो जब भी शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि हो या शनि गुरु को देखे पंचमांश कुंडली में, तो व्यक्ति को पता होता है कि समाज में कैसे बोलना है, व्यवहार करना है, समाज के साथ कैसे डील करना है। एक तो होता है इंसान इमोशनल अधिक हो जाए या किसी भी प्रकार से ऐसी गतिविधियां करे कि समाज में उसे कोई भी बेवकूफ़ बना दे, ठग ले, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण शत्रु देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए शनि अलग है और चंद्रमा भी अलग है। लग्न कुंडली का जो विष दोष है वह बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छे योग बार बार रिपीट हो तो वह अच्छा योग व्यक्ति को आसमान पे पहुंचाएगा, बुरे योग बार बार रिपीट हो तो वही बुरा योग व्यक्ति को बर्बाद करेगा। कुछ लोग कुंडली दिखाते हुए यह पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वह कौन सा की पॉइंट है जो मुझे उठाएगा और वह कौन सा की पॉइंट है जो मुझे मिटा सकता है। तो यहाँ पे क्षमता इनको दुख देने की थी शनि और चंद्रमा की, जो कि वर्ग कुंडली में एक साथ नहीं आ रहे हैं। षष्ठांश कुंडली में देखिए लगन में ही शनि महाराज बैठे हैं, उनका मित्र बुध भी बैठा है, लग्नेश दशम भाव में है, यानी ना तो लगन में नीच का ग्रह है ना लग्नेश नीच का है। छठे भाव में भी कोई नीच का ग्रह नहीं है। षष्ठांश कुंडली में हर वर्ग कुंडली में हम क्या देखते हैं, लगन देखते हैं, लग्नेश देखते हैं और उस वर्ग कुंडली से संबंधित भाव। तो षष्ठांश में लगन देख लिया, लग्नेश देख लिया, संबंधित भाव तीनों ही शुभ आ रहे हैं। शत्रुओं से इनको पीड़ित होने की, डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब आगे देख लीजिए अगली कुंडली में सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है। लगन में कोई भी नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश गुरु अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है और अपने भाव से कहाँ बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे गुरु काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे पंचम भाव को भी देखिए, पंचम भाव में राहु है, पंचम भाव का स्वामी जो है मंगल है, छठे भाव में बैठा हुआ है। पहली संतान में थोड़ा सा जिद और चिड़चिड़ापन आदि रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति भी ठीक हो जाएगी। अष्टमांश कुंडली से आयु आदि का विचार होता है। लगन में ही देखिए उच्च का ग्रह है और लग्नेश भी स्वाग्रही है, गुरु भी उच्च का है, सूर्य भी उच्च का है। आयु के मामले में बड़े लकी हैं, आयु और स्वास्थ्य ठीक चलता रहेगा। मानसिक रूप से सिर्फ आप अपने आप को बचाइएगा, शेष ठीक चलेगा। यहाँ भी इस कुंडली में भी देखिए शनि चंद्रमा एक साथ नहीं है, यहाँ भी शनि चंद्रमा अलग अलग है, यानी विष दोष का प्रभाव यहाँ पर भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आपकी हम देख लेते हैं दशमांश कुंडली, और दशमांश कुंडली से कैरियर के बारे में कुछ आइडिया निकाल लेते हैं आपके। दशमांश कुंडली देखिए लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा है, लग्नेश शनि है और वह कहाँ होकर के बैठा हुआ है, धर्म भाव में गया है और उच्च का होकर के मोक्ष के कारक केतु के साथ बैठा है। आप अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष के अधिकारी होंगे। शनि उच्च का हो गया, लग्नेश जो ही है। दशम भाव में देखिए गुरु बैठा हुआ है, वो भी मित्र की राशि में बैठा हुआ, बहुत अच्छा है। दशमेश नीच राशि में छठे भाव में, आपके कार्यों में थोड़ी थोड़ी रुकावट आती रहेगी। आप खटाखट यानी समान गति से अपने सारे लक्ष्य और उद्देश्य नहीं पाएंगे, उसमें थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन अंततः आप पा जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इस जो चंद्रमा के घर में मंगल नीच का बैठा है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, तो इस वर्ग कुंडली में इसका नीच भंग भी हुआ है, तो उतनी कोई विशेष बात नहीं है। यानी कर्म भाव आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। द्वितीय भाव में सूर्य चंद्रमा बैठा हुआ है, माता पिता के भी कल्याण की भावना रखते हैं। तीसरे में राहु है, जहां जितना जैसा पराक्रम दिखाना है निपुण है, आप डरने और दबने वाले नहीं है। तृतीय भाव में कितना सुंदर बुध बैठा हुआ है, अपनी ही राशि का है। काम के मामले में आपकी बुद्धि कार्य क्षेत्र के मामले में पूर्ण रूप से काम करती है और साथ देती है। छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है, नीच राशि का बैठा है, तो कार्यस्थल पर कामकाज के मामले में कोई बाहर का व्यक्ति जो आपके लिए भाई समान होगा, भाई बनने का प्रयास करेगा, वही आपको हानि दे सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना होगा। रिश्ते में भाई
हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसे लोग थोड़ा सा आपको कभी कभी कर्जे में या टेंशन में डालने का प्रयास करेंगे। शनि केतु अच्छा है, काम करते समय आपके हमेशा मन में ये रहेगा कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का विचार आता रहेगा। गुरु तो बहुत अच्छा है, कार्यस्थल पे सारे सुख साधन मान सम्मान आपको अपने कार्य से मिलेगा। शुक्र लाभ भाव में है, जिस उद्देश्य से आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं कि अच्छा धन लाभ हो, इच्छाएं पूरी हो, वह सब शुक्र महाराज पूरी करेंगे। एकादशांश कुंडली देख लेते हैं। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की सिद्धि देखते हैं। लगन में गुरु बैठा है, राहु है और बुध है। लगन का स्वामी मंगल 12वें भाव में गया हुआ है। इच्छाओं की थोड़ा देर से पूर्ति का संकेत मिलता है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखते हैं। लगन ठीक है, लगन में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, मित्र के घर में है। चंद्रमा भी ठीक ठाक स्थिति में बैठा हुआ है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति अच्छी है, तो इसलिए माता पिता से सुख और माता पिता को सुख देने दोनों का योग इस कुंडली में बना हुआ है। षोडशांश कुंडली से वाहन का सुख देखते हैं। लगन देखिए बहुत ही अच्छा है, लग्नेश शुक्र है, यह छठे भाव में जाकर के उच्च का होकर के बैठा हुआ है। वाहन पे आपके लोन वगैरह रहेगा, लेकिन वाहन बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि चतुर्थ का स्वामी भी चतुर्थ में ही शनि बैठा है। शनि स्वाग्रही हो गया, लग्नेश उच्च का हो गया, शुक्र भी वाहन का कारक उच्च का है। वाहन का उच्च कोटि का सुख आपको प्राप्त होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए विषांश कुंडली देखते हैं। लगन का स्वामी एक धार्मिक ग्रह गुरु है। ध्यान दीजिएगा, विषांश कुंडली में लगन का स्वामी कौन है? गुरु है, जो कि एक धार्मिक ग्रह है। और वह क्या है? बुद्धि भाव में उच्च का होकर के बैठा है। इनकी आध्यात्मिक उन्नति हमेशा बुद्धि में आध्यात्म के बारे में कुछ न कुछ चलता रहेगा। ईश्वर से बड़ा घनिष्ठ प्रेम और ज्ञान का संबंध रहने वाला है, क्योंकि ये लग्नेश बहुत ही शुभ हो गया। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लगन पे भी शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुक्र की, जहां उसकी अपनी उच्च की राशि है। सूर्य राहु चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनके मन में कभी कभी वैराग्य का भाव उत्पन्न करते रहेंगे। ये ज्ञान देते रहेंगे कि संसार अस्थाई नहीं है। अब अगली कुंडली पर चलते हैं। सबसे पहले इनके सर्वाष्टक वर्ग को ही देख लेते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में देखिए, लगन में 32 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट कितने होते हैं? 28। 28 बिंदु औसत बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे 32 है। आयु, स्वास्थ्य और आत्मबल हमेशा बना रहेगा। इनके देखिए धन भाव में कितने पॉइंट्स है? 27। और व्यय भाव में कितने हैं? 26। यानी धन भाव में ज्यादा है, व्यय में कम है। आर्थिक आपत्ति और विपत्ति जीवन में नहीं आएगी। हालांकि दोनों भावों में ज्यादा अंतर नहीं है, 1 पॉइंट का अंतर है, इसलिए बहुत ज्यादा वृद्धि होने से रोक रहा है, लेकिन रहेंगे हमेशा प्लस में ही। लाभ भाव में भी काफी अच्छे पॉइंट है, 31 है। मनोकामना के अनुसार आमदनी और लाभ इनको हर साल मिलता रहेगा। हर महीने तो नहीं अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ विशेष महीने आते रहेंगे साल भर में, जो इनको इनके मनोकामना के अनुसार लाभ दे जाएंगे। शारीरिक एक्टिविटी इनकी ठीक ठाक है, क्योंकि 29 से 28 से ज्यादा 29 पॉइंट है, तो शारीरिक एक्टिविटी ठीक रहेगी। सुख साधन रहने के बावजूद भी उनका उपभोग करने का अवसर इनको थोड़ा कम मिल पाएगा। संतान का भाव ठीक है, 36 पॉइंट है। रोग विरोधी शत्रु में 25 है, ये भाव कमजोर ही रहे, ठीक है। पत्नी वाले भाव में 23 पॉइंट है, इनमें 32 है। पति पत्नी में ये ज्यादा हावी रहते हैं, अपनी वाली ज्यादा चलाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 31 पॉइंट्स हैं। ये भी जो है अष्टम भाव में 31 पॉइंट्स है। मेहनत और संघर्ष से ही सब कुछ जीवन में मिलेगा। भाग्य भी यहाँ से औसत आ रहा है, कुंडली से अच्छी आई थी, तो भाग्य यहाँ पर अच्छा ही देगा, यानी भाग्य औसत से कमजोर नहीं है। कर्म थोड़ा इनको और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 26 पॉइंट है। अब मूल बात समझिए अष्टक वर्ग का। जब भी इनके ज्यादातर ग्रह वृषभ राशि में जब गोचर में ग्रह आएंगे, तो वो ग्रह इनको लाभ दे करके जाएंगे। जब भी ज्यादातर ग्रह इनके पंचम भाव में आएंगे, यानी कन्या राशि पर ग्रहों का गोचर इनको लाभ दे करके जाएगा। वहीं मीन राशि पर ग्रहों का गोचर जब जब होगा, जिस ग्रह का होगा, तब तब वह ग्रह इनको लाभ दे करके जाएगा। ये इनके अष्टक वर्ग की कहानी है। अभी इनकी दशाओं का भी आकलन कर लेते हैं। इनकी दशाएं आपके सम्मुख रखते हैं। वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है उस पर चर्चा करते हैं। 2023 सितंबर 2024
तक इनकी सूर्य की महादशा चलेगी, यानी अभी मोटा मोटी 1 साल सूर्य की दशा चलने वाली है। इस दशा में इनके मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेज हो जाएगा या लगभग पूरा भी हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की महादशा प्रारंभ होगी। चंद्रमा इनकी कुंडली में आप जानते हैं शनि के साथ में सप्तम भाव में बैठा है, नीच राशि में है। तो जो विष दोष का दुष्प्रभाव थोड़ा सा है, जीवन में मानसिक असंतुष्टि, पेशाब से संबंधित जुड़े रोग, डाइजेशन से जुड़ा हुआ रोग, पाइल्स वगैरह, ये इस चंद्रमा में होने की उम्मीद है। यानी चंद्रमा में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, इस बात की भावना भी बढ़ेगी कि मैं बीमार हूं। तो इनको विष दोष की शांति करा लेनी है ताकि चंद्रमा का फल अच्छा बने। हालांकि चंद्रमा शनि के साथ है तो इस दशा में थोड़ा धार्मिक रंग और चढ़ेगा इनके ऊपर, आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, मन शांति की तलाश में इनका थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये चंद्रमा की दशा सेहत के लिए इंडिकेशन देती है, सावधान रहने के लिए। उसके बाद ये जो मंगल की दशा चलेगी, जो विपरीत राजयोग बना करके बैठा हुआ है, मंगल की दशा में इनको लाभ मिलने वाला है। यह मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है और मंगल इनके अष्टम भाव में बैठा है, 12वें भाव का स्वामी है और यह शुक्र के नक्षत्र में मंगल बैठा है और शुक्र कहाँ है, चतुर्थ भाव में है। तो मंगल की दशा में ये कोई नया घर लेंगे, जमीन लेंगे या गाड़ी लेंगे, ये सारी चीजें इनकी बढ़ेंगी। वहीं ये चंद्रमा जो है नक्षत्र में बैठा हुआ है बुध के, और बुध कुंडली में अस्त है, तृतीय भाव में है। तो इसलिए चंद्रमा की दशा थोड़ी सी जो है धन तो दिलाएगी, लेकिन उतना धन नहीं दिलाएगी जो इनको संतुष्ट कर सके, आया गया बराबर वाली स्थिति ही रहेगी। फिर उसके बाद राहु की महादशा आएगी। राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है कुंडली में, मेष राशि में है और राहु महाराज केतु के नक्षत्र में है। तो राहु की दशा में ये ट्रेवलिंग भी बहुत करेंगे। ये कुल मिलाकर के इधर जो सबसे अच्छा थोड़ा जाने का उम्मीद है वो मंगल का सबसे अच्छा जाएगा, फिर इनका गुरु का अच्छा जाएगा। ओवरऑल दशा के माध्यम से कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है, चंद्रमा की दशा की ही थोड़ी सी सावधानी इनको रखनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कुछ रोचक चीज। आपकी जो कुंडली है उसमें लग्न आपका पुष्कर 9 भाग में है, सूर्य आपका पुष्कर भाग में है, इसलिए मंदिर बन रहा है सूर्य की दशा में और कंप्लीट भी करेगा। चंद्रमा आपका पुष्कर भाग में नहीं है, इसलिए चंद्रमा के नीच का दोष जो लगा हुआ है शनि के साथ, विष दोष, उसका प्रभाव कम हो जाता अगर वो पुष्कर भाग में होता। मार्स आपका मंगल पुष्कर भाग में है और मंगल विपरीत राजयोग में भी है, बहुत अच्छा फल देगा। बुध आपका जो है पुष्कर भाग में है और इस पुष्कर नवमांश में या पुष्कर भाग में होने का फल जब आप पन्ना पहन लेंगे तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ आपका शनि भी पुष्कर भाग में है, शनि पुष्कर भाग में है, इसीलिए वह चंद्रमा को इतना अधिक पीड़ित भी नहीं कर रहा है। शनि भी आपको बहुत अच्छा फल देगा। आपकी कुंडली में सूर्य वर्गोत्तम ग्रह है, यानी लग्न कुंडली चंद्र को नवमांश में दोनों में एक ही राशि में है। शुक्र आपका वर्गोत्तम है, इसके साथ साथ आपका राहु वर्गोत्तम है और केतु वर्गोत्तम है। जो ग्रह पुष्कर भाग में होते हैं और वर्गोत्तम होते हैं उनका आम तौर पे अच्छा फल ही हमें मिलता है। अगर वो कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो उनका फल बहुत अच्छा मिलेगा, और अगर कुंडली में वो बिगड़े हुए हो यानी खराब प्रभाव में हो तो उनके खराब प्रभाव में कमी आ जाती है। स्टोन का मैंने बता ही दिया है कि इन्हें कौन सा स्टोन पहनना है, कौन सा रत्न पहनना है। इनके लगभग एक प्रश्नों का उत्तर भी हो गया है। भगवान शंकर का मंदिर बना है, बहुत अच्छा है, बन भी जाएगा। आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टोन वगैरह मैंने आपको सुझाव दिए हैं, वो स्टोन आप धारण कर लीजिए और साथ ही साथ विष दोष की शांति भी करा लीजिएगा। विष दोष बहुत प्रबल है नहीं क्योंकि वर्ग कुंडलियों में नहीं बना है, एक बार की शांति से आपका काम चल जाएगा। घर में मोर पंख का गुलदस्ता रखिए। चंद्रमा खराब है नीच का शनि के साथ, माता के पैर भी छूइए, इससे भी आपका यह चंद्रमा अच्छा और मजबूत फल देने लगेगा।